Good morning class 8. This is chapter 6 and chapter 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं impact of British rule in India. Impact of British rule in India. So I have already sent you 2 videos. 2 वीडियो मैंने आपको भेज दिया है. एक समरी वीडियो था और एक एजुकेशन पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई थी. 1 आवर का वीडियो था वो. वी हैव कवर्ड ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स. क्या क्या इंटरवेंशंस हुए, फिर इंडियंस की तरफ से क्या इंटरवेंशन हुआ, गांधी जी का मॉडल क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर का मॉडल क्या था. लेकिन आप में से कुछ लोग जो है बहुत लेज़ी हो गए हैं. कई बच्चों का वर्क मैं बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है मुझे, तभी वो भेजते हैं. देखिए वो आप जितना डिले करेंगे आपका कोर्स, आपका सिलेबस पीछे होगा और आप को ये परेशानी 9, 10, 10th में होगी. You will face difficulty in your class 10th if you don't study class 8's history properly. अगर आप नहीं करेंगे वहाँ पे you will face the difficulty, तब आपको कोई हेल्प भी नहीं मिलेगा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम और आप वीडियो देखें, बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़े. जैसे ही क्वेश्चन दिया जाता है नेक्स्ट डे मेक इट श्योर दैट यू सेंड ऑल द आंसर्स. आप उसको ठीक से लिख कर भेजें. कुछ लोग कॉपी करते हैं दूसरे का, कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं नेट से, गूगल से सर्च मार करके आंसर भेजते हैं. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. उसमें आप क्या सीख रहे हैं, व्हाट आर यू लर्निंग. आप वीडियो देखिए, उसमें एवरी एस्पेक्ट, सारा एस्पेक्ट बहुत डिटेल में डिस्कस होता है और आप उसमें आराम से लिख सकते. 1 घंटे का वीडियो है, यू वॉच ऑल द थिंग्स, यू प्ले ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स, बट यू डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोज़. तो अभी इसका लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोगों ने एजुकेशन पे क्या है वो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अदर 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. व्हाट वाज द इम्पैक्ट. ट्रांसपोर्ट में क्या इम्पैक्ट था, कम्युनिकेशन में क्या इम्पैक्ट था. तो ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 3 में भी. ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल 2 चीज़ है. ट्रैवल मीन्स लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, घूमने के लिए जाते हैं लोग, वर्क करने के लिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग. ट्रांसपोर्ट इज़ बेसिकली कैरिंग गुड्स. सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए. यू नीड रोड्स, यू नीड. अब एक नया डिस्कवरी उस टाइम में हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद. स्टीम इंजन बना था और उसके बाद दूसरे तरह के इंजन्स भी बने, जिसके वजह से रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ. जो तो ब्रिटिश जहाँ जहाँ गए वहाँ पे रेलवे बनाया. बहुत ही इफ़िशिएंट था, बहुत ज़्यादा माल, गुड्स बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था. डिस्टर्बेंसेस कम थे, तो रेलवे ट्रैक्स में इन्वेस्ट किया गया. तो अभी जो रेलवे देखते हैं आप, वो उस टाइम इंजन के डिस्कवर होने के बाद स्टार्ट हुआ. तो दोज थिंग्स विल कम अंडर ट्रांसपोर्ट के. ब्रिजेज़ है, रोड्स है, रेलवेज़ है, पोर्ट्स कितने अच्छे बने. तो ये देखेंगे कि इंडिया में क्या चेंजेस आया. वी विल सी इन दिस वीडियो व्हाट वर द चेंजेस दैट वर इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश. तो ब्रिटिश का बहुत सारा पॉजिटिव भी है. एक्चुअली उन्होंने उनका इंटरेस्ट था कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो वो जो भी काम करते थे वो दे वांटेड टू अर्न मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, उसके लिए करते थे. लेकिन उसका फ़ायदा हम लोगों को हो जाता था. इंडियंस जो लोगों इंडियंस जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो कर रहे थे, उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया. तो ट्रांसपोर्ट पर भी ऐसा ही हुआ. देखेंगे कितना इम्पॉर्टेंट उनका डेवलपमेंट है, उसका क्या फ़ायदा उठाया. कम्युनिकेशन में है, आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं. तो पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था. प्रिंटिंग प्रेस मीन्स मतलब एक चीज़ है, एक पैम्पलेट है, एक लीफलेट है, आपको उसको बहुत सारे लोगों को पहुँचाना है, तो आपको लिखना पड़ता था. अब उतने बार लिखेंगे वो कॉपी करेंगे, तो इट है बहुत ही टेडियस टास्क था, बहुत मुश्किल टास्क था. बाद में प्रिंटिंग प्रेस आ गया विलियम कैरी के ज़माने में. न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन होकर पब्लिश हुआ. फिर एक टाइम आया कि सिर्फ कलकत्ता में मोर देन 100 प्रेस थे और उस प्रेस से आप अपनी बात को कई लोगों तक पहुंचा सकते थे. उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टेलीग्राफ. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हुआ मैसेज भेजने का. पोस्ट ऑफिस का सिस्टम जो अभी है वो भी पहले उस तरह का नहीं था. पहले लोग मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजा करते थे, आदमी लेकर जाता था, पहुंचाता था चीज़ों को. कोई ऐसा प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं था कि आपको जहां मैसेज भेजना है वहीं पे सिर्फ उसी के पास मैसेज पहुंचे, प्राइवेसी मेंटेन होते हुए.
तो एक पोस्ट ऑफिस का सिस्टम था। फिर एक बहुत स्पीड में मैसेज आपको भेजना है तो टेलीग्राफ, जो मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में इस वीडियो के आखिर में थोड़ा बताऊंगा या बीच में इन द मिडल ऑफ द वीडियो कि हाउ टेलीग्राफ वर्क्स, कैसे वो वर्क करता है। तो जो लोग साइंस में इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा जिनको फिज़िक्स में और करंट्स में और इन सब चीज़ों में, कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, तो वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको वो पढ़ सकते हैं। मैं एक वीडियो अलग से शेयर कर दूंगा मोर्सेज का जो कोड है, तो वो आप उसमें भी आप देख कर समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टेक्निक, क्या टेक्निक यूज़ हुआ साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद के कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया। विद इन नो टाइम यू कैन कम्युनिकेट थिंग्स। अब अक्रॉस कम्युनिकेट करने लगे। ब्रिटेन यहाँ पे है और यहाँ पे आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ से यहाँ विद इन नो टाइम मैसेज कम्युनिकेट होने लगा। आखिर ऐसा क्या टेक्नोलॉजी था? तो दैट वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, तो उसका फ़ायदा भी हुआ। तो और उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट है साइंस का, वो ब्रिटिश ने अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, उसका फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ट्रांसपोर्ट में आपको क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट में अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो ट्रांसपोर्ट में अभी जो आ गया है, रेलवे आ गया है, पोर्ट्स आ गया है, उसके बाद आपको ब्रिजेज़ आ गया है, रोड्स आ गया है, कैनाल्स आ गया है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगी। कम्युनिकेशन में आपको क्या आ जाएगा? पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, मैसेजेस पहुंचाना। उसके बाद टेलीग्राफ का डिस्कवरी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये, इसने रिवोल्यूशनाइज़ कर दिया। बाद में टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट जो आए वो इसी को और इम्प्रूव करते करते उसमें और चीज़ें इंक्लूड होती गई। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट था प्रिंटिंग प्रेस। तो ये इन चीज़ों में हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्ट में क्या है, लिटरेचर में क्या है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। तो दैट विल कंप्लीट योर चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। फर्स्ट विल कम टू ट्रांसपोर्ट। हम लोग ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में आखिर पहले कैसा ट्रांसपोर्ट था, बिफोर द ब्रिटिश केम क्या था ट्रांसपोर्ट में। तो पहले जो था तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ वहाँ आया था यूरोप में, आप उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेनेसेंस आया था, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, बड़े बड़े मशीन्स डिस्कवर हुए थे, वो इंडिया में उस टाइम में नहीं आया था। इंडिया जिस तरह का साइंस डेवलपमेंट यूरोप में हुआ था वो वैसा इंडिया में नहीं हुआ था। तो इंडिया में इंजन्स नहीं थे। इंजन्स ने गाड़ी चलती है ना, तो अभी भी यहाँ पे कार्ट्स का यूज़ होता था, ब्लॉक कार्ट्स और हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स वगैरह का यूज़ होता था। ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए घोड़े का यूज़ करते थे, हॉर्सेस का यूज़ करते थे। उसके बाद कैमल्स का यूज़ होता था डेजर्ट में, हॉर्सेस का यूज़ होता था, एनिमल कार्ट्स बहुत सारा था, घोड़े का था, टट्टू का था, पोनीस कार्ट था, ये सारा कार्ट्स का यूज़ होता था। जनरली रोड नेटवर्क तो था लेकिन बहुत प्रॉपर नहीं था, पुअर नेटवर्क आप कह सकते हैं। कुछ एरिया तो जुड़ा हुआ था बहुत पहले से रोड से, लेकिन इंटरनल रोड्स नहीं थे, अंदर के रोड्स नहीं बने हुए थे। तो पुअर नेटवर्क आप कह सकते हैं, पुअर नेटवर्क ऑफ रोड्स, बहुत प्रॉपर नहीं था। जो जिस तरह का रोड अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टेड आप लोग अलकतरा और गिट्टी वगैरह का, उस तरह का रोड नहीं था। उसके बाद आपको ब्रिजेस भी कम थे। अब बड़ी बड़ी नदी आती थी बीच में, तो वहाँ पे ब्रिजेस, उसका उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उतना बड़ा बड़ा ब्रिज बना पाए जैसे अभी बना। अब ब्रिजेस के बनने से क्या फ़ायदा हो जाता है ये अभी हम लोग देखेंगे। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर आप अब जैसे ये हमारा एरिया है अररिया वगैरह, एक टाइम में दरभंगा से बहुत दूर था, क्योंकि वहाँ पे वो कोसी है, वो उस पर पुल नहीं था, ब्रिज नहीं था, बहुत बड़े पुल की ज़रूरत थी। तो बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम आवर्स का डिस्टेंस है, लोग उधर से घूम के जाते थे दूसरी तरफ से। तो उसमें क्या होता था, टाइम भी बहुत लगता था और कनेक्टिविटी भी एरिया में कम हो गई थी। एरिया मतलब बगल में है दरभंगा, लेकिन अब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग, तो वहाँ के लोगों से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं हो रही हैं, वहाँ के खुशी और गम में लोग शरीक नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत क्लोज़ होते हुए भी सिर्फ ब्रिज नहीं होने की वजह से वो एरिया आउट ऑफ टच था। तो आप जैसे ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ब्रिज लोगों को भी जोड़ देता है, रिलेशन बिल्डअप कर देता है, समाज को जोड़ देता है, एक कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट वो करता है। लोग इधर के लोग उधर जाने लगते हैं, उधर के लोग इधर आने लगते हैं, तो एक तरह का नया कल्चर भी डेवलप होता है और चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ की कुछ चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ की कुछ चीज़ें दूसरे साइड की कुछ चीज़ें इस साइड इम्प्लीमेंट होगी। ब्रिजेस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, ऑब्वियसली ये बहुत शॉर्टकमिंग था।
तो ब्रिटिश जो आए तो ब्रिटिश का मेन था कि दो चीज़ था, रॉ मटेरियल्स पोर्ट्स तक जाना है या फैक्ट्रीज तक जाना है। फैक्ट्रीज़ में जो फिनिश्ड गुड्स है वो क्विकली आपको पोर्ट्स तक पहुँचे। पोर्ट्स में जो चीज़ें गुड्स वगैरह बन के आई हैं बाहर से जिसको पूरे इंडिया में पहुँचाना है वो पोर्ट से पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाए। तो इसके लिए प्रॉपर रोड नेटवर्क, प्रॉपर ब्रिजेस की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश ने एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रेलवे का लाइन यहाँ पे बिछाया गया। और 1856 में आपने पढ़ा होगा लाहौर और उसके बीच में था, या पहली रेल जो चली बॉम्बे थाने के बीच में चली, जो हड़प्पा में आपने पढ़ा था, वो रेलवे ट्रैक बिछाने में ही उसको हड़प्पा मिल गया था। तो दे स्टार्टेड पुटिंग अप रेलवे ट्रैक्स सो दैट रेलवे इंजन जो है वो चले, और वो इतने बहुत सारे डब्बे होते हैं उसमें माल जो है बहुत क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। इंजन्स उनके पास आ चुका था। तो उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट किया, रोड्स में डेवलपमेंट किया काफ़ी। उसके बाद ब्रिजेस को, बहुत बड़े बड़े हावड़ा ब्रिज देख लीजिए आप, कितना बड़ा ब्रिज है, वो बनाया। और जहाँ पे भी उनको लगता था कि यहाँ से हमको इजी ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ पे उन्होंने रोड नेटवर्क को बेटर किया। मोटिव अल्टीमेट था प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन इसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ। तो ब्रिटिश ने क्या किया ट्रांसपोर्ट में, इसमें दो क्वेश्चन आता है, व्हाट पर्पस क्या था। तो पहला है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टिंग सो मच मनी, इतना पैसा, इतना टाइम, इतना प्लानिंग क्यों कर रहे हैं वो। तो इनिशिएटिव वाज सिंपल, बहुत ही सिंपल उनका इनिशिएटिव था कि फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक, क्यों फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, वाई? तो इसका दो रीज़न था। एक था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक है कि जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो हमारा ट्रूप्स जो है, फौज जो है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। अब एक एरिया में, कटिहार में अचानक से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और वहाँ पे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया तो अररिया में फ़ौज पड़ी हुई है। अगर अच्छा रोड होगा तभी तो क्विकली दे कैन मूव इन, वो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो दे नीडेड बेटर ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स and connecting ports to different parts of the country. At the same time, they needed these roads, the medium transport, so that they could transfer troops easily, quickly, large number of troops to control the mob, to control the anger. कहीं पे struggle चल रहा है तो उसको control करने के लिए they could easily move the troops. तो एक दो reason आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। पहला तो है गुड्स में आपको आ जाता है रॉ मटेरियल्स, एंड दूसरा आ जाता है आपको फिनिश्ड गुड्स। तो ये इन एंड आउट होता था, पोर्ट्स से चीज़ें आती थी अंदर की तरफ और यहाँ से फैक्ट्री में जाती थी और फैक्ट्री वेयर हाउस से फिर पोर्ट्स की तरफ जाती थी। तो ये पूरा दिस कुड नॉट बी डन विदाउट द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड नंबर टू, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, क्योंकि उसके बहुत सारा उनकी पॉलिसीज़ जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से एंगर था, लोगों में गुस्सा था, तो लोग उसके खिलाफ जा रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ। तो एक जगह ट्रूप्स रखते थे, दे कैन ईजिली मूव द ट्रूप्स। तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। तो पहला हम लोग लिख देते हैं, कनेक्ट पोर्ट्स टू रॉ मटेरियल एरियाज़, जहाँ पे रॉ मटेरियल है। अब जैसे बोकारो में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो स्टील के लिए ज़रूरी है, तो उसको कनेक्ट कर दिया गया जहाँ उसकी फैक्ट्री थी। तो कनेक्ट पोर्ट्स टू रॉ मटेरियल एरियाज़, इसको कर दें। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो चला जाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री इजीली, डिफरेंट पार्ट्स, ये रीज़न हो गया। और उसके बाद हो गया इजी एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, फौज, फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, ये उनका पर्पस था। अभी आएगा व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन रेलवेज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहला था कि ये मकसद था, इससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था विद इन लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में बहुत इजीली ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। दूसरा था कि कंट्रोल द एंगर, दे कुड इजीली मूव ट्रूप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दीज वर द टू रीजन्स, टू ये ऑब्जेक्टिव्स, टू फिलफिल दोज ऑब्जेक्टिव्स दे इन्वेस्टेड इन ट्रांसपोर्ट। एजुकेशन में क्यों इन्वेस्ट किया तो उसका हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसपोर्ट में क्यों इन्वेस्ट किया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहले हम लोग को रीज़न जानना चाहिए। एंड अब इसको लिखने के लिए लोग उसमें गूगल में जाकर सर्च करेंगे, मतलब यू हैव सर्च डोंकीज इन योर क्लास, दे विल गो एंड सर्च दिस इन गूगल आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, उसके बाद आते हैं कि मेजर जो चेंज है वो क्या हुआ। ये पर्पस आपका हो गया। मेजर चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, रेलवे इंजन का डिस्कवरी हो गया था
रेलवेज। ये लॉर्ड डलहौजी है, उसके टाइम में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रेलवे ट्रैक बिछा। एंड 1853 में, 1853 ये डेट याद रखने की है, बॉम्बे टू ठाणे, इट इज़ इन महाराष्ट्र। यहाँ पे पहला फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया ये बनी। फेज वाइज बनी है, धीरे धीरे बनी, जैसा नीड था उसके अकॉर्डिंग बनी। तो पहला, उसके बाद फिर रेलवे नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद तो अब 1856 में कराची वाला है, और भी है बहुत सारा। जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे ये लोग उसको बनाते गए और उसको यूज़ करते गए। उसका इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो पहला था पर्पस, दूसरा था कि कब इस्टेब्लिश हुआ, किसके रिजीम में हुआ, वेरी क्लियर। थर्ड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ व्हेन रेलवे वाज इस्टेब्लिश, जब वो काम करने लगे, पर्पस क्या था वो देख लिए। तो पर्पस तो अचीव हो रहा था, उसके अलावा भी कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या, तो वो हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो इनका पर्पस था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, क्या हो गया, बिकम फास्ट एंड ईजी, हो गया ईजी मूवमेंट। पहला पर्पस उनका जो था सॉल्व हो गया। सेकेंड हुआ, सेकेंड पर्पस था इंपॉर्टेंट, क्विकर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, फौज का क्विकर मूवमेंट हो, ये भी हो गया। थर्ड है आपका पॉलिटिकल कंट्रोल ईजी हो गया, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द होल कंट्री एरियाज बिकम ईजी। कैसे ईजी हो गया पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब आपका जैसे एरिया है, अब कश्मीर तक हमने रोड बना दिया, वहाँ पे लग रहा है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो हमारे पास रेलवे अच्छा है, ये ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो हमने क्या किया, हम उसको लेकर जो ट्रूप्स है या ऑफिसर्स है, जो आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो हमारे गवर्नर जनरल्स हैं, उनको भेजना बहुत आसान हो गया। तो हम लोग इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, तो वो प्रॉफिट मेकिंग में आता है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, व्हाई दे वांटेड अ पॉलिटिकल कंट्रोल। तो पॉलिटिकल कंट्रोल बिकम ईजियर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया था। नेक्स्ट था कि डिफरेंट रीजन्स, इसका फ़ायदा दोनों को हुआ, डिफरेंट रीजन्स केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, बताया ना मैंने, जैसे पूर्णिया अररिया है, जैसे अररिया, और ये है दरभंगा। अब ये बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिवर है बड़ा सा, तो अब ये इधर से जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कनेक्टिविटी नहीं है। अररिया के लोग दरभंगा के लोगों को नहीं जानते हैं, दरभंगा के लोग अररिया के लोगों को नहीं जानते हैं, क्योंकि है तो बहुत नज़दीक, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी सी नदी है, अ ब्रिज इज़ नीडेड। तो दीज टू एरियाज इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी क्लोज दे आर, अब वो कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें रिलेशंस नहीं है, वो एक दूसरे से लर्न नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो जा कैसे रहे हैं, वो ऐसे ऐसे घूम के कहीं से ऐसे ऐसे करके यहाँ से आ रहे हैं, दे आर कवरिंग अ लार्ज डिस्टेंस टू रीच दरभंगा। लेकिन बाद में यहाँ पे किसी ने एक ब्रिज बना दिया, जिसको आप जैसे यहाँ बोलते हैं कोसी महासेतु, एक ब्रिज बना दिया, तो दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स केम क्लोजर। अब इसमें रिलेशन बढ़ने लगा, एक दूसरे से फ़ायदा उठाने लगे। पटना लोग उधर से जाते थे पहले पूर्णिया होते हुए, अब इधर से पीछे से दरभंगा होते हुए जाने लगे, क्लोज हो गया। तो इस तरह से ये ब्रिजेस जो है, ये रेलवे नेटवर्क जो है, लोगों को क्लोज। अब लोगों को ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं था, रोड्स अच्छे नहीं थे, ब्लॉक कार्ट से कितनी दूर जाते। अब जब ट्रेन हो गया तो लोग दिल्ली जाने लगे, कार्ट से आप कितनी दूर जाइएगा, घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से कितनी दूर आप जाइएगा। लेकिन इंजन वाला जो रेलवे आ गया, गुड्स लेकर, लोगों को लेकर, वो एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ अंग्रेज़ नहीं जाते थे, उसमें इंडियंस भी जाने लगे। तो पीपल, द एरियाज़ विच वर डिसकनेक्टेड, जिन एक दूसरे के प्रॉब्लम का जिनको पता नहीं था, वो भी दे केम टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर रीजन्स। तो ये हमको फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत हमको हेल्प किया। अब महात्मा गांधी का ले लें, महात्मा गांधी जो है वो जब पूरा इंडिया घूमे, जब उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, महात्मा गांधी के आप चैप्टर में देखेंगे, उसमें है, क्लास 6 में मैंने शेयर किया वीडियो, आप उसमें देखेंगे, अभी भी है वो वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, कि उन्होंने पूरा इंडिया को स्टडी करने के बाद ही केम आउट विद दिस प्रपोजल ऑफ नॉन वायलेंस, कि इस तरह से स्ट्रगल होना चाहिए। तो कैसे वो घूमे, वो रेलवे नेटवर्क से घूमे। रेलवे नेटवर्क का ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ किया। ही वेंट अराउंड द होल कंट्री,
और लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, उसके बाद ही वॉज एबल टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी टू फाइट द ब्रिटिश। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कनेक्ट कर दिया लोगों को, एक दूसरे के प्रॉब्लम लोग यूपी वाले बिहार का प्रॉब्लम जानने लगे, बिहार वाला पंजाब का प्रॉब्लम जानने लगे, लोग जाने लगे एक जगह दूसरी जगह, वहाँ के कल्चर को समझने लगे, फूड को समझने लगे। और जो फूड था पंजाबी फूड वो बिहार में भी बनने लगा, यहाँ का फूड केरला में बनने लगा, इडली जो है वो दिल्ली आने लगा। तो ये रेलवे का ये फ़ायदा हो रहा था एक, तो इसका हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ, ब्रिटिश को तो हुआ ही। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हुआ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हो गया। अब रेलवे जो था हम लोगों के अंदर, तो यहाँ हज़ारों साल से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी इलेक्शन है, आप देखिएगा कास्ट ही चल रहा है सब जगह। तो कास्ट का अनटचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, हम लोग अछूत मानते हैं, लोग उसके बगल में बैठते नहीं हैं। लेकिन अब रेलवे आया था, यहाँ फीस लगता था, पैसा लगता था, पैसा लेके गाड़ी पे बैठना है, पैसेंजर सीट है, उसमें 5 लोग बैठेंगे, तो वहाँ पे कास्ट देख के टिकट नहीं इशू होता था। तो लोग एक दूसरे के कास्ट के, अब जैसे कोई आप अनटचेबल है उसको, वो भी आपके बगल में सीट लेके बैठ सकता है। रिजर्व कैटेगरी, रिजर्वेशन अगर उसने कराया है बर्थ पे, तो आप नहीं उतार सकते हैं उसको कि तुम फला कास्ट के हो, तुम उतर जाओ, तुम्हारे बगल में हम नहीं बैठेंगे, हमारी सीट यहाँ नहीं रहेगी, या ये फला बॉगी जो है इसमें सिर्फ ब्राह्मण्स का है, ये सैयद्स का है, ये खान्स का, ऐसा नहीं था। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में भी एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा रेलवे का। लोग ट्रैवल करते हैं, आप देखिए, आपने भी ट्रैवल किया होगा, तो आप हर रिलीजन, हर कास्ट और हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग ट्रैवल करते हैं टिकट लेके। इफ़ दे हैव द टिकट, दे हैव द रिजर्वेशन, तो आप उसको उतार नहीं सकते हैं और वहाँ बैठना पड़ेगा आपके बगल में है। तो एक तरह से लोग इस चीज़ से जो भागते थे उसको एंड करने का भी एक ज़रिया बना रेलवे। तो रेलवे का पर्पस क्या था, वाई इट वॉज स्टार्टेड, दैट वी हैड डिस्कस्ड। 2 पॉइंट्स मेन है। रेलवे किसने स्टार्ट किया, व्हेन वाज द फर्स्ट लाइन स्टार्टेड, ये है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जो ब्रिटिश का जो पर्पस था वो दोनों ऊपर में, वो उसका फ़ायदा उसको उठा। गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स इजी ट्रांसपोर्ट हुआ, क्विकर, और आपको पोर्ट से फिर फिनिश्ड गुड्स अच्छे से ट्रांसपोर्ट हुआ, डिफरेंट एरियाज़ में पहुंचा, क्विकर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो गया, पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ। जो 3 पर्पस इनका है वो ऑब्जेक्टिव इनका फुलफिल हो गया। उसके अलावा हम लोगों को जो फ़ायदा हुआ कि डिफरेंट रीजन्स केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, उसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में एक तरह से थोड़ा सा उसमें एक ब्रेक थ्रू हुआ। तो ये आपका इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज़ है। अब हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं कि इससे फ्रीडम फाइटर्स को क्या क्या फ़ायदा फ्रीडम फाइटर्स ने उठाया। तो रेलवे एंड फ्रीडम फाइटर्स एक टॉपिक हो सकता है, जो अभी बताया मैंने, उसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रीडम फाइटर्स ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसका फ़ायदा ये उठाया कि जैसा पहले मैंने बताया था, रीजन्स केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए रीजन्स। तो ये क्या करने लगे यहाँ के लोग, अब जैसे मौलाना आज़ाद बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर हैं यूपी के। अब उसको कर्नाटका में वहाँ पे उनको मालूम हुआ रेलवे से कि वहाँ के लोग आए, बताए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, परेशान है। तो अब ये मौलाना आज़ाद रेलवे से वहाँ चले गए, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दे दिया। तो वहाँ के लोग भी अब बोले हम लोग यूपी में इस दिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखे हैं, तुम भी रख दो। उस तरह से फिर महात्मा गांधी गुजरात में थे तो वो कहीं और चले गए, बिहार आ गए, वहाँ पे आ गए रेलवे से वो। तो लोग कनेक्टेड फील हुआ, कनेक्ट किए लोग एक दूसरे से, और उसके बाद एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। तो इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, ये बहुत इजी और फास्ट मूवमेंट था उनके लिए। वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे थे और ये लोग कनेक्ट कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे ताकि एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सके। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग ईजीली। जो लोग थे ब्लॉक कार्ट से चलते थे, घोड़ा गाड़ी से चलते थे, उन लोगों के लिए मूवमेंट ईजी हो गया अक्रॉस द कंट्री, उसका फ़ायदा हुआ। तो शेयरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस होता है गम, अपना जो तकलीफ़ है, अपना दुख जो है, अपनी जो शिकायत है, इसको शिकायत आप कह सकते हैं एक्चुअल, कि आपकी शिकायत है ब्रिटिश हमारे साथ सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आपकी शिकायत आप तक ही थी। आप जब दिल्ली गए तो आपने वहाँ पे बोल दिया, आप रेलवे से आप यूपी गए वहाँ बोल दिया। जैसे महात्मा गांधी जब अफ्रीका से इंडिया आए तो वहाँ के कंडीशंस के बारे में, लोगों के बारे में, ब्लैक्स के बारे में इंडिया के पेपर में लिख दिया। तो इंडिया के लोगों को पता हो गया वहाँ भी जुल्म हो रहा है, वो उन्होंने लंदन के पेपर में लिख दिया, वहाँ पता चल गया। तो ग्रीवेंसेस, लोग अपनी शिकायत को शेयर करने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। तो एक मूवमेंट बना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उसके बाद फ़ायदा ये उठाया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से इंडिया पीछे जा रहा था।
अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी पीछे जा रहा है इससे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ, रिड्यूस हुआ। उसके बाद आपका है आइडियाज़ और पीपल क्लोज लाए, ब्रॉड पीपल टुगेदर, जमा किया, लोगों को इकट्ठा किया, कॉमन इंटरेस्ट। पंजाब में भी फार्मर हैं, बिहार में भी फार्मर हैं, हरियाणा में भी फार्मर हैं। रेलवे का फ़ायदा उठा के लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और एक दूसरे का फाइटिंग, कैसे फाइट करना है, उस आइडियाज़ को शेयर किया, दूसरे के आइडियाज़ के करीब आए और लोग भी एक दूसरे के करीब आए। तो ये फ़ायदा फ्रीडम स्ट्रगल वालों ने उठाया। महात्मा गांधी ने खुद पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, खिलाफत मूवमेंट वाले ने उनको ट्रैवल करवाया रेलवे से, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उन लोगों ने। तो ये ही वेंट अराउंड द होल कंट्री और उन्होंने वहाँ एक्चुअल कंडीशन देखा कंट्री का, जो रेलवे के बगैर पॉसिबल नहीं था। घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी पे कितना घूमते वो, पूरा गुजरात भी नहीं घूम पाते। उसके बाद नेशनल अवेकनिंग में, अवेकनिंग मतलब होता है कि ये पुरानी सोसाइटी जो थी, मिडिवल सोसाइटी जो थी, ब्लॉक कार्ट घोड़ा गाड़ी वाली सोसाइटी, वो उनको पता चला कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गया। जैसे आप दिल्ली गए और आपने देखा वहाँ पे लाइट्स लगा हुआ है, ट्रैफिक लाइट्स लगा हुआ है, और भी ऑटोमेटिक है बहुत सारी चीज़ें। तो आप घूम के वहाँ से आए तो आपने सोचा यहाँ भी कुछ ऐसा हो, तो अवेक हुए, आपने नई चीज़ों को समझा कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई। दैट इज़ कॉल्ड अवेकनिंग। लोगों को साइंस की नीड की ज़रूरत, साइंस की ज़रूरत पता चली कि साइंस से क्या क्या चीज़ पॉसिबल है। तो नेशनल अवेकनिंग में रेलवे का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में। तो ये इम्पैक्ट, ये फ्रीडम फाइटर्स और इंडियंस को, जो पिछले टॉपिक्स इसमें भी डिस्कस किया, इम्पैक्ट इसमें भी आप देख लीजिए, स्पेसिफिक है कि फ्रीडम फाइटर्स ने इसका क्या फ़ायदा उठाया। कॉन्टैक्ट में आ गए, मूविंग इजीली, लोग मिलने लगे एक दूसरे से, अपना ग्रीवांसेस, अपनी शिकायतें शेयर करने लगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो लड़ाई है, ये जो मूवमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था, वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ। और आइडियाज़ क्लोज आए, एक दूसरे से आइडिया लेने लगे, लोग सीखने लगे, लोग टुगेदर आ गए, एक मूवमेंट बन पाया। गांधी जी खुद पूरा इंडिया ट्रैवल किए रेलवे पे, एंड नेशनल अवेकनिंग में इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो दैट इज़ रेलवे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका जो पार्ट है, दैट इज़ फिनिश, दैट इज़ रेलवे। रेलवे में आपको देखना व्हाट वाज द पर्पस, ब्रिटिश का क्या पर्पस था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उसका क्या फ़ायदा उठाया। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस। पहले मैसेज कैसे भेजा जाता था, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह नाई बार्बर वगैरह लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, या कुछ लोग होते थे जो लेकर जाते थे, इमिसरीज होते थे, आपका आदमी है जाके बताएगा। इट वॉज ए मतलब जनरल कॉमन मैसेज भेजना बहुत दिक्कत होती थी। तो ब्रिटिश ने लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही आपको पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ। पहला पोस्ट ऑफिस बना है आपको कलकत्ता टू आगरा, दैट वाज फर्स्ट टेलीग्राफ। ओके, तो पोस्ट ऑफिस बनाया 1800 के आसपास, 1830 के आसपास पोस्ट ऑफिस बना। पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बना, ऑफिसेज बने, वहाँ पे इसको रखा गया, एक पोस्ट मास्टर रखा गया, डाकिया रखा गया। अब यहाँ से कोई लेटर आपको यहाँ भेजना है तो यहाँ पे आप जाके डालिए, यहाँ डब्बा लगा होगा कलेक्शन बॉक्स, वहाँ पे टिकट लिए, कुछ पैसे, यू हैव टू पे सम अमाउंट, आप पे करके आपने मैसेज इसमें डाल दिया। और इसका काम था कि फिर यहाँ से ट्रेन या कुछ और जाती है, गाड़ियाँ जाती हैं, फास्ट मूवमेंट ट्रेन का होता था, सारे मेल को यहाँ पे जमा करके पहले सॉर्ट करते थे, कौन किस, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, तो जहाँ जहाँ का होता था वहाँ की गाड़ी में उसको डाल दिया जाता था, वो वहाँ पहुँच जाता था, वहाँ ओपन होता था, वहाँ पे जो फिर पोस्ट मास्टर होता था उस एरिया में जाकर पहुँचा देता था। तो जनरल पब्लिक के लिए एक दूसरे को मैसेज देना बहुत आसान हो गया। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिफोर द पोस्ट ऑफिस नेटवर्क वाज इस्टेब्लिश। उससे पहले कितना मुश्किल होता होगा समझाने में। तो ये एक फ़ायदा है पोस्ट ऑफिस का। और पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क अभी जो देखते हैं तो वो बिल्कुल मैसेज भेजने का था, पैसे भेजने में काम आया बाद में, और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह भेजने में काम आया, न्यूज़पेपर्स भेजने में काम आया पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क। तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। जो रिवोल्यूशनरीज़ थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने मैसेजेस भेजा, प्राइवेसी मेंटेन होती थी, सही जगह पे पहुंचता था, पिन नंबर्स वगैरह बने, एक पूरा सिस्टम प्रॉपर इन प्लेस आया। ये भी ब्रिटिश के टाइम में आया पोस्ट ऑफिस। दूसरा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ जो था ये बिल्कुल अलग चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं है, जानते हैं लेकिन पता नहीं है, नाम सुना है। ये तो रिवोल्यूशन था, ये एक क्रांति थी। इसने द वे वी कम्युनिकेट इसको बिल्कुल चेंज करके रख गया था। ये चेंज कैसे किया था कि दो डिस्कवरी हुई थी एक्चुअली में।
मैं आपको थोड़ा सा पहले लोग कैसे बताते थे जनरल मैसेज, जैसे आपको इस एरिया में कुछ हुआ है और इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देना है बहुत दूर यहाँ से। अब जैसे अरे यहाँ पे कुछ हो रहा है मिल्लत नगर में, आपको इस्लाम नगर में देना है, तो हम एक कॉमन सिग्नल बना के रखे थे कि ड्रम को बीट करेंगे, 3 बार ड्रम बीट करेंगे मतलब इमरजेंसी है, डाकू आ गया, तुम लोग आ जाना। 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से लोगों ने सिग्नल बना के रखा था। दूसरे एरिया में लोग क्या करते थे, धुआं करते थे, धुआं किया कि यहाँ धुआं कर दिया खूब, और वो देख लिए कि वहाँ धुआं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ अटैक हो गया है, कुछ परेशानी हो गई है। तो दूसरे दूर के एरिया के लोग देखते थे कि उस एरिया से धुआं उठ रहा है, तो वहाँ पे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जाके देखते हैं। तो इस तरह से लोग सिग्नल देकर अपने मैसेजेस को दूर भेजते थे। एक तो था कि पर्सनल आदमी को भेजा जाए, लेकिन इमरजेंसी मैसेजेस है या बहुत दूर के लोगों को भेजना है, मास मैसेज भेजना है, इस एरिया में भेजना है कि यहाँ डिफ़िकल्टी होने वाली है, तो हम मीटिंग के लिए जमा करना है सबको। तो इस तरह का सिग्नल था कि ड्रम बजाए, ढोल बजाए, तो लोगों को मालूम हो गया इस तरह से ढोल बज रहा है, इसका मतलब मीटिंग है, चलो चलो फलां जगह मीटिंग है मुखिया जी क्या। दूसरे एरिया में धुआं कर दिया, चलो वहाँ पे धुआं हो गया, चलो। अभी भी कई जगह पोप वगैरह का जो सिलेक्शन होता है, जब वो सिलेक्शन हो जाता है तो वाइट स्मोक निकलता है, वहाँ पे निकाला जाता है, वो सिग्नल देने के लिए कि सिलेक्शन हो गया है, ताकि लोग समझ जाएं, आकर चिल्लाना नहीं पड़े, माइक का नज़्म नहीं है तो चिल्ला के एक बात को अनाउंस नहीं करना पड़े, लोग समझ जाए वाइट फलां कलर का स्मोक निकला है तो इसका मतलब है कि काम हो गया, फलां कलर का निकला है तो अभी बात नहीं बनी है। तो इस तरह से लोग पुराने ज़माने में मास लेवल पे अपने बातों को प्रोपेगेट करते थे। बाद में 2 चेंजेस आ गया, और वो चेंजेस था, उसके बाद एक चीज़ और आया, उसको बोलते हैं सेमाफोर। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको आमतौर पे लोग, आप में से कई लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं साइंस में, फिज़िक्स में, कि वो टेलीग्राफ कैसे काम करता है और पहले सिग्नल्स कैसे जाते थे। तो पहले सिग्नल ड्रम बीट से है, स्मोक वगैरह है, ये सब तरीका था। उसके बाद एक आया सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता था, हिल जो टॉप्स था ना उस पर ऐसा सिग्नल्स लगा होता था, टावर लगा होता था बड़ा बड़ा। अब उसमें बहुत सारा ऐसा हैंडल्स लगा होता था। अब क्या, जो वहाँ से दिखे, अब एक ए हिल है, ए से कोई मैसेज डी हिल को ट्रांसफ़र करना है, हम चाहते हैं इसमें सबको ट्रांसफ़र हो जाए, तो हम क्या करेंगे जैसे ये वाला खुला छोड़ दिया, उसमें अलग अलग वर्ड्स होते थे, जैसे ए बी सी डी के लिए कुछ कोड बना के रखा था कि 2 हैंड अगर सीधा रहेगा, 1 हैंड टेढ़ा रहेगा, तो ये समझ जाएगा कि कोई ए का मैसेज है, ए से कुछ होगा, इमरजेंसी है या कुछ है, या सबको आना है, या बारिश होने वाली, ऐसा कुछ मैसेज अगर देना हो, या शेर आ गया है इधर, तो ऐसा इन्होंने कोड बना के रखा था। तो अब क्या करता था, यहाँ पे मैकेनिकली ये एक हैंड को गिरा दिया, 2 हैंड को सीधा कर दिया। अब इधर वाला जो आदमी है वो देखा, टेलीस्कोप लगा होता था यहाँ पे, दूरबीन लगा होता था देखने के लिए, ताकि देख पाएँ। यहाँ से देखा, उसने देखा कि ऐसा, उसने भी अपना ऐसा कर दिया, इसने देखा, उसने भी ऐसा कर दिया। रेलवे सिग्नल्स में आप देखे होंगे इसी तरह की चीज़ होती है, सिग्नल्स ऐसे लगा होता है, ये उठ गया, नीचे हो गया। अब तो वहाँ से होने लगता है, इलेक्ट्रिकली होता है, पहले मैकेनिकली होता था। ये गिर गया तो नहीं आना है, लोगों को पता चल जाता था, उसी तरह का हैंड होता था, उसको सेमाफोर बोलते हैं। तो ये जो मैसेज था, ये बहुत दूर चौथे हिल पे ट्रांसफ़र हो गया, बहुत ही नो टाइम में। यहाँ पे जैसे उसने किया, उसने टेलीस्कोप से देखा, उसने क्या, 2 टेलीस्कोप लगा होता था दोनों साइड देखने के लिए। उसने क्या, एक मैसेज ए हिल का जो बहुत दूर है, डी हिल, वहाँ पे बहुत फास्ट पहुँच गया। कोड्स बना के रखा था कुछ इन्होंने, तो वो सेमाफोर बोलते हैं। अब लेकिन ये जो ड्रम बीट्स था, ये आपका स्मोक था, ये सेमाफोर था, ये विजिबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता था, दिन है कि नहीं, मौसम ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती थी, बारिश तो नहीं हो रही है, उसकी ही आवाज़ बहुत आ रही है। तो इन सब के वजह से ये मैसेजेस भेजने में, स्प्रेड करने में बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद 2 ऐसी चीज़ें हो गई जिसके वजह से एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी निकल के आई, जिसने पूरा इस मैसेजिंग सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। बाद में आप इंटरनेट देखते हैं, टेलीफोन लाइंस देखते हैं, वो इसी से निकली हुई चीज़ें हैं। वो 2 चीज़ क्या हुई वो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको समझना चाहिए, वो जानते भी होंगे। एक हुआ 1800 में, एक हुआ 1820 में। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक, और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर। ये 2 साइंटिस्ट हैं ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा,
ये आपके बुक में नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझेंगे क्या हुआ था एक्चुअली में टेलीग्राफ में। ये बंदा आया, इसने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट्स जो है ना उसको स्टोर कर सकते हैं। बैटरी डिस्कवर किया था इसने। बैटरी में क्या होता है, यू कैन स्टोर, दो काम होता है, एक तो आप इलेक्ट्रिक करंट स्टोर करते हैं और उसके बाद कंट्रोल्ड वे में आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे आपने बैटरी लगा दिया तो उससे करंट, उससे काम होगा, करंट का काम होगा। बैटरी हटा दिया तो बैटरी आपका रखा हुआ है, बैटरी आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो यू कैन स्टोर करंट इन दैट, और आपको कितना खर्च करना है उसमें से करंट, वो कंट्रोल वे में आप उससे से निकाल सकते हैं। तो ये काम कर दिया था वोल्टा ने। तो एक काम तो ये हुआ कि स्टोरेज, आप करंट कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। बैटरी में क्या होता है भाई, स्टोरेज ऑफ करंट है, और उसको कंट्रोल, दूसरा था कि कंट्रोल वे में आप उसको निकाल सकते हैं। तो एक डिस्कवरी हुई थी 1800 में ये। उसके बाद एक डिस्कवरी हुई, ये क्रिश्चियन ऑस्टर ने जो डिस्कवरी की है, वो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, ये समझिएगा, इसका कनेक्शन निकाल लिया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में देयर इज सम कनेक्शन। तो दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, एक तो बैटरी का डिस्कवरी हो गया और एक डिस्कवरी हुआ कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या कनेक्शन निकाला उसने, लिखा कि अगर आप करंट पास करोगे, इफ़ यू पास अ करंट, मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब आपने करंट पास किया तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और वो नीडल को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में, कि आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि किस तरह के मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। तो आप जब मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा नीडल को। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन। इसमें एक चीज़ उनको मिल गया, डिफ्लेक्शन, कि व्हेन यू पास अ करंट तो वो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो इधर से उधर जाएगा, मूव करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया। जैसे उसको वास्को डी गामा ने उसका पढ़ा था कि अर्थ इज़ राउंड, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और फिर उसने एक नई चीज़ सोची थी। वैसे ही इसको पढ़ने के बाद कई सारे लोग थे, उन लोगों ने काम करना शुरू किया इस पर कि क्या इस दोनों फैसिलिटी का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं चीज़ों को, क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें मोर्से भी एक थे, समुएल मोर्से। इनके और फ्रेंड थे, वेल थे और लोग थे, इन लोगों ने भी मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। तो इन लोगों ने क्या किया, ये कि अगर यहाँ से कोई मैसेज मुझे भेजना है, सपोज़ ये एक एरिया है, एक सेंटर ये है, यहाँ से मैंने एक वायर डाल दिया, तार डाल दिया इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे सर्टेन अमाउंट का। यहाँ पे निडल जो है, जो ये निडल होगा वो करंट वहाँ पास होगा, तो यहाँ जो निडल है उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। सपोज़ वो यहाँ पड़ा हुआ है तो वो डिफ्लेक्ट करके यहाँ आ जाएगा। कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कितना वोल्टेज पास कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन है, किस तरह का डिफ्लेक्शन है। तो ये डॉट्स ले लेते थे, एक नया लैंग्वेज बना जिसको मोर्सेस कोड बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉट्स एंड डैशेस। अब जैसे आपको कोई मैसेज भेजना है, इमरजेंसी का भेजते थे लोग SOS। एक्चुअली SOS इसलिए भेजते थे कि S का जो कोड था वो 3 डॉट था और आपको O का जो था 3 डैशेस था। तो ये इस तरह का मैसेज, ये इमरजेंसी मैसेज होता था, कहीं कुछ इमरजेंसी हो गया है, फ़ौरन आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उस टाइम में अभी भी इसको बोला जाता सेव आवर सोल। इमरजेंसी मैसेज के लिए SOS भेजा था। आपको कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं, आप मैसेज लिख के भेजिए सामने वाले को, SOS, एरिया का नाम लिख के दिए, समझ जाएगा कुछ इमरजेंसी है वहाँ पे, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गया, गवर्नमेंट को भेज दिए, पुलिस थाने को भेज दिए, तो वो आपके पास टाइम नहीं है कॉल करने का, आप इतना मैसेज भी कर देते हो, समझ में आ जाएगा ये जहाँ भी है फंसा हुआ है इमरजेंसी में बहुत, ही नीड्स अर्जेंट हेल्प। तो ये वहीं से आया एक्चुअली में, इसका सिंबल है। सो इस वहाँ पे उस टाइम में सेव आवर सोल, सेव आवर शिप नहीं था, वो एक ईजी था करने में। सबसे 3 डॉट्स का मतलब होता था S, और O के लिए, हर अल्फ़ाबेट के लिए, आप लोग मोर्सेस कोड आप देखिएगा, इसमें सर्च मारिएगा नेट पे, उसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए कुछ डॉट्स है, कुछ डैशेस है। डॉट्स और डैशेस किस लिए किया था इन्होंने, क्या करते थे कि ये अब पूरा लेटर तो नहीं लिख पाएंगे ना, इस तरह से डिफ्लेक्शन थोड़ी करवा पाएंगे नीडल का,
तो ये लोग क्या करते थे शॉर्ट अब उसमें लगा देते थे किस नीडल को डिफ्लेक्ट करना है, कितना डिफ्लेक्ट करना है। तो वो जो डिफ्लेक्ट होता था तो वो एक पेपर होता था, जैसे यहाँ से मैसेज भेजा कि SOS, तो यहाँ से मैसेज क्या भेजा जाएगा, 3 डॉट्स 3 डैश फिर 3 डॉट, ये भेजा जाएगा। तो ये क्या करता था, यहाँ से उसी हिसाब से वोल्टेज पास किया कि यहाँ पे जो डॉट वाला नीडल है वो यहाँ पेपर लगा होता था, उस पर वो एक बार पास किया, एक डॉट, वो डॉट वाला नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट किया, तो उसमें पॉइंटर लगा होता था, वो जाके उस पर एक डॉट डाल दिया पेपर पे। फिर दूसरा किया डॉट वाला, तो 3 डॉट डाल दिया। अब उसके बाद ऐसे इस तरह से करंट पास किया कि अब डैश वाला कर दिया 3, फिर 3 डॉट कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रांसलेटर होता था। अब ये ट्रांसलेटर जो होता था, ये ट्रांसलेटर क्या करता था, अब इसको पढ़ेगा, जब ये मैसेज आ गया, स्टॉप हो गया मैसेज, तो वो इसको पढ़ता था। तो इसको ट्रांसलेट किया S, इसको ट्रांसलेट किया O, इसको ट्रांसलेट किया S। इसका मतलब कि इस सेंटर पे कोई ना कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ से हेल्प चला जाएगा। तो आप ये कितने देर में होता था, विद इन नो टाइम। इलेक्ट्रिक करंट पास करने में कितना, आप स्विच ऑन करते हैं वहाँ फ़ैन चलता है, बहुत कम होता है लैग, इतना कम टाइम डिफरेंस होता है कि पता नहीं चलता, आपने इधर दबाया उधर जाता है। तो ये इन्होंने अमेरिका से ब्रिटेन मैसेज भेजना शुरू कर दिया, तार बिछा दिया। फिर इंडिया में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। बाद में क्या हुआ कि ट्रांसलेटर्स थे, बाद में साउंड्स पे आने लगे, तो उन्होंने रिकॉर्डर्स लगा दिया वहाँ पे। मतलब ये जो जब मूव करता था ना, डिफ्लेक्ट करता था, एक तरह का साउंड निकालता था ये जो आपका उसका नीडल है, तो उस साउंड से ही लोग कर लेते थे कैच कि ये डॉट है कि डैश है। छोटा साउंड होता तो समझ जाते थे डॉट है, टू 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 टू, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ जाते थे कि ये डैश है। तो उससे फिर उन्होंने ट्रांसलेटर लगा दिया कि इस तरह का साउंड आएगा तो ये, तो इस तरह से वो मैसेज क्या होता था, यहाँ से रिले होता था इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह, वहाँ पे डिफ्लेक्शन होता था नीडल का। पूरा इन्होंने इन 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था, और वहाँ पर वो या तो पेपर में आता था, बाद में साउंड में आता था, और उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता था। तो इस तरह से विद इन नो टाइम, इमरजेंसी बहुत बड़े मैसेजेस के लिए नहीं था, आप एक बुक लिख दिए उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। इसलिए छोटा मैसेज, पहले टेलीग्राफ मैसेज लिखना सिखाया जाता था, छोटा मैसेज होता था जिसको शॉर्ट में बस बात समझ में आ जाए कि अब एग्ज़ाम का आपको देना, अगर पास कर गए तो एग्ज़ाम का कुछ शॉर्टकट कोड होता होगा, एग्ज़ाम ही लिख दिया, एग्ज़ाम पास, मतलब एक मैसेज आ गया आज रिजल्ट आना था, अच्छा ये पास हो गया आज। तो मनी नीडेड, पैसा चाहिए आपको फ़ौरन, तो मनी नीडेड, 100 रुपीज़ नीडेड, नीड पूरा वो उसमें टेंस भी पूरा नहीं देखते थे, ताकि बात को समझ में आ जाए और मिनिमम डॉट्स, मिनिमम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में काम हो जाए। कॉस्टली था, लेकिन इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया। वायर्ड नेटवर्क था, पूरा तार बिछाना पड़ता था, इलेक्ट्रिक वायरलेस आ गया। अभी तो आप मोबाइल से बात करते हैं तो वायरलेस नेटवर्क है। इसी का डेवलपमेंट, ये जो डिस्कवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीग्राफ एंड प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। थोड़ा सा मैंने बता दिया, मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा मॉर्सेस पे, कैसे वो करता है, आप उसको देखिएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट, कैसे वो मैसेजेस प्रिंट करता है, कैसे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और ए के लिए क्या कोड है, बी के लिए क्या कोड है, ये पूरा आपको मिल जाएगा। उसको पूरा मॉर्सेस कोड ही बोलते हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट था, और ये डेवलपमेंट इंडिया में भी आया। इंडिया में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया, मैसेज ये खुला, और इसमें शेयरिंग ऑफ मैसेज बहुत इजी हो गया, बहुत दूर दूर तक भेजा जा। दिल्ली से आप केरला मैसेज भेजना है, ट्रेन से भेजिएगा कितना टाइम लगेगा, लेटर से भेजिएगा कितना टाइम लगेगा, आपने टेलीग्राफ लाइन से भेज दिया इमरजेंसी मैसेज। और बाद में आप तो इंटरनेट आ गया, आप तो आप जहाँ कॉल करना है कॉल कीजिए, बात कीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसने कम्युनिकेशन को, ये कम्युनिकेशन में आ गए हम लोग, ट्रांसपोर्ट से आगे कम्युनिकेशन, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह मास वे में कम्युनिकेट करना, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना, फास्ट पहुंचाना, इजी पहुंचाना, एक्यूरेटली पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैसेज यहाँ टाइप होता है वही मैसेज पहुंच रहा है। आप लोगों ने वो चाइनीज़ पर खोला, उसमें क्या है खेला होगा, उसमें आप यहाँ कुछ बोलिए और वो पहुँचाता है कुछ वहाँ पर। ये सब वहाँ पर नहीं था। एक्यूरेट मैसेज, फास्ट मैसेजिंग एंड दूर तक, बहुत दूर तक चला जाए, ये मैसेजिंग टेलीग्राफ के आने के बाद पूरी दुनिया में रिवोल्यूशनाइज हो गया। और रिवोल्यूशनाइज ऐसा वैसा नहीं हुआ, ये आपको 1824 मई, थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया क्योंकि कुछ लोग साइंस में काफ़ी, 1844 में 24 मई वो इम्पॉर्टेंट डेट है। पहला मैसेज गया था, व्हाट हैथ गॉड रॉट, दिस वाज द फर्स्ट मैसेज दैट वाज सेंट। फिर एक प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश हुई वेस्टर्न यूनियन के नाम से, जो भी मनी ट्रांसफ़र करती है,
आपको इंडिया से अमेरिका पैसा भेजना है तो यू कैन सेंड मनी विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न यूनियन। ये पहली कंपनी थी जिसने टेलीग्राफ लाइन को इस्टेब्लिश करना शुरू किया और उसका चार्जेस लेना शुरू किया फिर। तो उस वक्त तो पब्लिक नहीं कर पाती थी उसको अफोर्ड, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में होता था, लोग वहाँ पैसे दे के अपना काम करवाते थे। आप जाइए ऑफिस में, आपको पोस्ट ऑफिस में चीज़ों को भेजना, आपका नेटवर्क नहीं है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो टेलीग्राफ ऑफिस का लोग हेल्प लेते थे। बाद में ये ऑब्सोल्यूट हो गया, बाद में दूसरे बेटर मेथड्स आ गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने पहली बार बताया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़, वोल्टेज का यूज़ आप बातों को कम्युनिकेट करने में कर सकते हैं, और बैटरी का भी अच्छा यूज़ बताया इन्होंने। तो ये टेलीग्राफ लाइन्स यहाँ भी खुला, और यहाँ पे भी फर्स्ट टेलीग्राफ कलकत्ता टू आगरा गया, और उसमें SOS याद रखना है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट था जो कम्युनिकेशन के फील्ड में ब्रिटिश यहाँ पे लेके आए, बहुत पॉजिटिव था। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा हम लोगों ने भी खूब उठाया, अपनी चीज़ें, अपने मूवमेंट्स, ब्रिटिश की अट्रॉसिटीज़ एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने लगे। मूवमेंट ऑफ आर लीडर्स, हमारे लीडर्स कहाँ पे, हमारे लीडर्स अचानक अरेस्ट हो गए हैं, हमने टेलीग्राफ लाइन का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये एक काम हुआ। अब हम लोग आते हैं कि और ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा कुछ चीज़ें रह गई थी, क्या क्या यूज़ हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट में आपको रोड्स आ गया, ब्रिजेस बन गए, हावड़ा ब्रिज बना है, बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं, रोड्स पे काफ़ी काम हुआ है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और रोड वगैरह बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए एक पूरा लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी भी आपको मिलेगा CPW, उसी नाम से भी चलता है। बहुत सारी चीज़ तो हम लोगों ने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, ब्रिटेन का ही है। रेलवे नेटवर्क में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है ये 70 सालों में, एक बस कोंकण वाला प्रोजेक्ट ऐड किया, बाकी ब्रिटेन का ही है। अब हम लोगों ने बस उसका, जैसे छोटी लाइन थी तो उसको बड़ी लाइन किया है। कुछ डेवलपमेंट, बहुत मेजर डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाए हैं हम लोग रेलवे में, जो ब्रिटिश का ही ज़्यादातर किया हुआ है। अररिया लाइन वो भी ब्रिटिश के ही टाइम का है, वो अभी का नहीं है। अब उसको थोड़ा बड़ी लाइन कर दी गई, मतलब चौड़ी लाइन कर दी गई, ब्रॉड गेज कर दिया गया नैरो से। तो ये एक डिपार्टमेंट बना है, उसी इसका काम था रेलवे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह को करवाना ठीक से। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था CPWD। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में आर्ट एंड कल्चर में। तो रोड एंड कम्युनिकेशन हो गया है। आर्ट एंड कल्चर मतलब मूवीज़ में आपको मूवी बनना शुरू हो गई, वेस्टर्न म्यूज़िक आ गया, वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, वायलिन वगैरह आ गया, यहाँ पे यूज़ होने लगा। मतलब एक आपको इंडिया और वेस्ट का एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला, इंडियन म्यूज़िक का, वेस्टर्न म्यूज़िक का। पेंटिंग में चेंजेस आ गया, स्कल्पटिंग यहाँ पे होने लगा उसके स्टाइल में, जैसा ग्रीस में इसमें होता था, इटली वगैरह में होता था, वो स्कल्पटिंग यहाँ पे होने लगा, वो लोग लेकर आ गए। पेंटिंग उसी तरह की होने लगी यहाँ पे। राजा रवि वर्मा वगैरह जो आप मॉडर्न डे गॉडेसेस देखते हैं ना, हिंदू देवी देवता जो देखते हैं, सरस्वती और ये सब, लक्ष्मी, ये जो जिस रूप में आप अभी देखते हैं, इसको एक्चुअली में पेंटिंग, इसके बारे में था कि ऐसी हैं ये देवी, ऐसी हैं ये विद्या की हैं, फलां हैं, लेकिन वो कैसी दिखती हैं उसको अपने इमेजिनेशन से पेंटिंग किया है राजा रवि वर्मा ने। तो अभी जो आपको दिखता है सरस्वती का, लक्ष्मी देवी, इन लोगों का जो आपको फ़ोटो दिखता है, ये एक्चुअली इट इज़ द इमेजिनेशन ऑफ राजा रवि वर्मा। उन्होंने लिखा और वो इतना बनाया, उसको ड्रॉ किया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि फिर उसके फ़ोटोज़ बनने लगे, और अब हर जगह लगता है कि वो उन्होंने जैसा बनाया था वही एक्चुअल देवी है। तो उनका जो इंटरप्रिटेशन था, उन्होंने जैसा उसको समझा, तो ये भी उसी टाइम में हुआ। और आर्किटेक्चर में एक बिल्कुल नया स्टाइल था जिसको गोथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, इंडिया से वो मिला, जिसको इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जैसे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, खुद आप पार्लियामेंट हाउस के पास जाइएगा तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वो भी उसी स्टाइल पे बना हुआ है। आपको विक्टोरिया मेमोरियल है, वो वैसे पॉइंटेड होते थे, उसके कुछ फीचर्स हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कोलकाता में आप जाइएगा तो इट इज़ बिल्ट ऑन द सेम स्टाइल, जो गोथिक स्टाइल है उस पर बना हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट है पूरा, कई हाई कोर्ट वगैरह हैं, वो उसी तरह से पुरानी बिल्डिंग्स ब्रिटिश ने जो बनवाई हैं, बड़ी खूबसूरत, वो बिल्डिंग्स जो है वो इंडो गोथिक, इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर है, डिज़ाइंस है, उस पर बनाया है। तो आप वो सब फ़ोटोज़ आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं कि पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है। वेस्टर्न थिएटर का जो कॉन्सेप्ट था, ड्रामा वगैरह का, वो यहाँ पे लेके आए वो लोग। नील दर्पण बहुत इम्पॉर्टेंट, दीनबंधु मित्रा का था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिएटर में एक ड्रामा बहुत बड़ा प्ले हुआ, ये इसी से इंस्पायर्ड था, वेस्टर्न थिएटर के से। उसके बाद
वेस्टर्न म्यूज़िक यहाँ पे आया, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, वो इंडिया के म्यूज़िक से मिला। बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आए, वायलिन एक आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फिल्म्स बनना शुरू हुई क्योंकि कैमरा वगैरह आ गया था। तो आलम आरा जो है पहली साउंड फिल्म बनी 1931 में। और भी फिल्में बनी साउंड फिल्म जिसमें आवाज़ थी, ये पहली फिल्म थी आलम आरा। उसके बाद स्कल्पचर्स बनना शुरू हुआ, स्कल्पटिंग आया, यूरोपियन स्कल्पटिंग। यहाँ पे लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स बना था 1768 में लंदन में। उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर वहाँ के आर्टिस्ट वगैरह यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों ने भी उसी हिसाब से स्कल्पटिंग शुरू की। उसके बाद आपको इंडियन पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ किया उन्होंने। यूरोपियन थीम्स थे, यूरोपियन मेथड्स था, वो यहाँ पे उस पे पेंटिंग्स होना शुरू हुई। एंड उसके बाद एक अलग अपना स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कंपनी के से इंस्पायर था वो यहाँ पे खुला और उस पे उससे लोगों ने वेस्टर्न वे ऑफ पेंटिंग सीखा। उनका व्यू पेंटिंग में क्या होता है, आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं उसको आप पेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ को पेंट करके आप इस पे दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया क्या है। तो वेस्ट का जो नज़रिया था वो इंडिया में आया, वो कैसे उसको प्रेजेंट करते थे वो चीज़ें आई। तो वो उसको इंडियंस ने भी, इंडियन पेंटर्स ने भी अपनाया। उसमें बहुत बड़ा नाम है आपको राजा रवि वर्मा का, सबसे बड़ा नाम है राजा रवि वर्मा का, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होकर इससे यूरोपियन थीम से, इनके स्टाइल से पेंटिंग्स की। तो जितनी भी अभी गॉडेसेस का, देवी देवताओं का फ़ोटो जो बनाया है, बहुत सारा पुरानी फ़ोटोज़ जो थी, पुरान जो उनका बुक है उसमें जो कैरेक्टर्स थे उनका इन्होंने अपने हिसाब से ड्राइंग किया। वो ड्राइंग अभी लगता है कि वही वैसी ही थी देवी, वैसे ही वो देवता थे। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। तो राजा रवि वर्मा का नाम आपको याद रखना है। पेंटिंग और थिएटर में ये आप देख लीजिए, ये पॉइंट्स है। हम लोग आते हैं आर्किटेक्चर के, आर्किटेक्चर में क्या इम्पैक्ट है। तो मुस्लिम्स आए थे, टर्किश आए थे, ये लोग आए थे, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, उसमें डोम्स था, माइनरेट्स था, उसका फीचर्स था। ये लोग जो लेके आए ये था, इसको गोथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, गोथिक या इंडो सैरासेनिक, ये आर्किटेक्चर है। इसमें पॉइंटेड है, ये आप विक्टोरिया मेमोरियल देखोगे, लंबी पॉइंटेड बिल्डिंग्स वगैरह होती है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है आपको, ये आपको मिलेगा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। आप कोलकाता जाइए तो देखिए वहाँ पे। उसके बाद आपको मद्रास हाई कोर्ट है। उसके बाद आपको शिवाजी टर्मिनल जो है, आपको मुंबई का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा, वो देखा होगा आपने फ़ोटोज़ वगैरह में, वो भी है। और नॉर्थ ब्लॉक है, खुद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है, मिनिस्टर्स का ऑफिस, ये सब नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब इसी स्टाइल में बना हुआ है, नॉर्थ ब्लॉक स्पेशली। तो ये उनका आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उस टाइम में इंडियन राइटर्स कैसे हुए, क्या क्या लिखना शुरू किया उन्होंने, किस किस लैंग्वेजेस में लिखा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेस में क्या डेवलपमेंट हुआ है। प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो उसके बाद ये प्रेस जो है, मतलब पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसका क्या फ़ायदा उठाया। तो पहले इंडियन कंट्रीब्यूशन आप ले लें, उस टाइम में इंडिया में कौन कौन से राइटर हुए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा आपको। तो आप याद कीजिए कि किस लैंग्वेज के कौन राइटर्स हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 13-14 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो आपको है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने बंगाली में लिखा, और उनकी जो किताब है सबसे फेमस आनंद मठ, याद होना चाहिए। इसी में आपको है वंदे मातरम गीत, यहीं से वो चला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है बंगाली। उसके बाद आपको नाम है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये उर्दू के राइटर थे, उर्दू और हिंदी के। इनकी किताब है गोदान, रंगभूमि, बहुत फेमस राइटर हुए ये। और इन्होंने अपने राइटिंग्स में जो पीजेंट क्लास है उसकी जो परेशानियाँ थी उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, लिखा। तो ये बहुत बड़े राइटर हुए हैं मुंशी प्रेमचंद। पहले उर्दू में लिखते थे, बहुत सारी चीज़ें उर्दू में हैं, फिर हिंदी में भी लिखना शुरू किया। अभी लोग समझते हैं कि सिर्फ हिंदी के राइटर थे, ऐसा नहीं है ये। उसके बाद आपको गोपीनाथ हैं, ये आपको, इन्होंने भी उड़िया में लिखा, पराजा करके इन्होंने लिखा है, पराजा। उसके बाद आपको पन्नालाल पटेल हैं, पन्नालाल पटेल, ये सब याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, गुजराती राइटर थे ये, इन्होंने भी लिखा।
किताब का नाम आप देख लीजिएगा बुक में। उसके बाद बालाचंद नेमाडे है, ये इन्होंने लिखा, मराठी में लिखा, मराठी के राइटर थे। उसके बाद आपको है शिवराम करनाथ है, इन्होंने कर्नाटका में, कन्नड़ में लिखा, कर्नाटका की लैंग्वेज में। उसके बाद आपको शरत चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय बोलते हैं, ये भी थे। इनकी भी बहुत सारी नॉवेल्स हैं। इन्होंने मिडिल क्लास में लिखा, बंगाल का जो मिडिल क्लास है उसका जो प्रॉब्लम था उस पे लिखा। उसके बाद आपको अल्लामा इकबाल हुए, इन्होंने उर्दू में लिखा, बहुत ज़बरदस्त, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स माना जाता है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, उनके बारे में आप लोग जानते हो। फिर आपको फ़कीर मोहन सेनापति हैं, उड़िया में लिखा। ये पूरा लिस्ट आपके बुक में दिया हुआ है, यू मेक इट अ लिस्ट, आप इसको बना लीजिएगा कि कौन से राइटर हैं, किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा, किस टॉपिक पर लिखा, ये आपके शॉर्ट में आपके बुक में दिया हुआ है। तो यू हैव टू, मतलब आपको उसमें से याद होना चाहिए राइटर्स का नाम, किस लैंग्वेज में। आप बोला जा सकता है कि उस टाइम में बंगाली राइटर्स का, जिन्होंने बंगाली में लिखा, उड़िया में जिन्होंने लिखा, कनाडा में जिन्होंने लिखा, कन्नड़ में जिन्होंने लिखा, उर्दू में जिन्होंने लिखा, तो उस राइटर्स का नाम लिखिए। तो उसमें बहुत सारे हैं, आप देखिएगा, वो उसमें कन्नड़ हैं, मलयालम है, तमिल है, सुब्रमण्यम भारती हैं। ये सारे लोगों ने उस टाइम में जो ब्रिटिश इंडिया में लिटरेचर में काफ़ी सारा काम किया। इन लिटरेचर लिखा इन्होंने, अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक्स लिखा, नॉवेल्स लिखा, पोएम्स लिखा। तो ये इंडिया की भी बातों को बताते हैं, इंडिया के स्ट्रगल को बताते हैं, इंडिया का जो ग्रीवेंसेस है इंडियंस का उसको लिखते हैं, जो पॉजिटिव्स हुआ है उसको भी लिखते हैं, ब्रिटिश के आने से जो भी पॉजिटिव चेंजेस आया उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में इन सब बुक्स में आपको ये जो राइटर्स लिखे हैं, बहुत पॉपुलर राइटर्स हुए हैं अपने अपने लैंग्वेज के, उसकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग लास्ट इसमें आते हैं टॉपिक में, दैट इज़ प्रेस। प्रेस मतलब जो आप पत्रकारिता, जर्नलिज्म बोलते हैं, वहाँ पे आते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गया था, कलकत्ता में फर्स्ट प्रेस बना था, फर्स्ट प्रेस इन कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया, पहले ये कलकत्ता था, वहाँ पे बना। और वहाँ पे जो पहली बुक पब्लिश हुई थी, जो प्रिंट हुई थी इस प्रेस में, उसका नाम था 12 व्यूज़ ऑफ कलकत्ता बाय डैनियल। ये पहली बुक है, ये कलकत्ता में खुला है। उसके बाद लिथोग्राफी आ गया था, एक स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। तो ये प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस और लिथोग्राफी ने मिलकर, कभी लिथोग्राफी की डिटेल में भी मैं बता दूंगा कैसे ये फंक्शन करता है, अभी उतना टाइम नहीं है। तो लिथोग्राफी और इसने मिलकर बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया कि कैसे न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, कैसे बुक्स पब्लिश होती है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियंस भी जो है, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल जो कर रहे थे जो लोग, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकालना शुरू किया, पैम्पलेट्स निकालना शुरू किया। उसमें बहुत फेमस जो न्यूज़पेपर है अल हिलाल है, मौलाना आज़ाद का, बहुत ज़बरदस्त लिखते थे, पूरा एक्साइट कर देते थे, स्पीच ही बहुत अच्छा देते थे। अल हिलाल, अल बलाग, बहुत सारा है। फिर एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ से निकला अमृता बाज़ार पत्रिका, ये बंगाल से निकला। उसके बाद स्वदेशी ये निकला, फिर केसरी निकला, द हिंदू, द ट्रिब्यून, ये सब तभी इसके बाद निकलना शुरू किया। इसमें बहुत सारे जो थे वो जो इंडियंस का जो ग्रीवेंसेस था, इंडियंस का जो प्रॉब्लम्स था, उसको इन्होंने अपने पेपर के ज़रिए उठाना शुरू किया। और इंडिया में जो बाकर अली वगैरह हैं, उनको सबसे पहले वो पत्रकार को ही मारा था उन्होंने, जर्नलिस्ट को ही मारा था। तो ये जर्नलिस्ट जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ सरकार के फेवर में नहीं लिखते थे, ये कमियों को लिखते थे, इसीलिए इन पे अटैक भी बहुत होता था। मौलाना आज़ाद के कितने पेपर को बंद करवा दिया गया, जेल में डाल दिया गया पेपर में लिखने की वजह से, आर्टिकल सच लिखने की वजह से। तो ये वैसे जर्नलिस्ट थे, बाद में भी इनका एक सीरीज़ चला। तो ये इन सारे लोगों ने प्रेस का फ़ायदा उठाया और वो जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश का, ये दो चीज़ से, प्रिंटिंग प्रेस और लिथोग्राफी के आ जाने से, उसका फ़ायदा इन लोगों ने भी उठाया। तो ब्रिटिश का इम्पैक्ट आप देख लीजिए, रेलवे में क्या है, ट्रांसपोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका पॉइंट्स हम डिस्कस किया हमने टेलीग्राफ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। टेलीग्राफ ने रिवोल्यूशनाइज़ कर दिया, ये ब्रिटिश इसको लेके आए थे यहाँ पे और बाद में फ़ायदा भी उठाया। उसके बाद प्रेस पे बहुत सारा वर्क है, और आर्किटेक्चर और बुक्स का लिस्ट जो है, जो कौन से राइटर किस लैंग्वेज के थे उस टाइम में, उन्होंने लिटरेचर में जो लिखा, उसको डिटेल में आप एक बार लिख लीजिएगा, यू शुड मेक अ नोट इन योर कॉपी। और ये मैं वीडियो आज शेयर कर रहा हूँ, तो कल आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, तो कल ही आप कर लीजिएगा, या प्लीज़ डोंट डिले इट। थैंक यू वेरी मच।